हेलो। प्रिंस रेजिडेंशियल सीनियर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लासों में आप सभी का स्वागत है। मैं आर के शर्मा व्यवसाय प्रबंध का अध्यापक है। कक्षा 11वीं क्लास है। आपका जो टॉपिक चल रहा है वो जो साझेदारी के बारे में, विशेषताओं के बारे में अपन चल रहा है कि साझेदारी की विशेषता क्या है, तो आपको पहले बता दी गई है। इसके बारे में भी जो है सीमाओं के बारे में भी चर्चा की गई है। तो आपकी सीमाएं कौन कौन सी हैं उनके बारे में भी आपको बताया जा चुका है कि सीमाएं कौन कौन सी है। तो देखिए, सीमित दायित्व पाया जाता है, सीमित साधन होता है और परस्पर विरोध की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। इसके बारे में आपके जो पहले क्लास में करवा दिया गया है। आगे का जो टॉपिक है वो आपका है निरंतरता की कमी। किसी भी एक साझेदार की मृत्यु या अवकाश ग्रहण करने या दिवालिया हो जाने या पागल हो जाने से साझेदार समाप्त नहीं हो जाती, जो सभी की सहमति से भी समाप्त किया जा सकता है। इसमें स्थिरता और निरंतरता बनी रहती है। अगला जो इसमें बताई गई है कि जनसाधारण के विश्वास की कमी साझेदारी फर्म के लिए इसकी वित्तीय सूचनाओं और अन्य संबंधित जानकारी का प्रकट अथवा उजागर करना कानूनी रूप से अनिवार्य नहीं है, क्योंकि जनसाधारण को विश्वास है और इसके जो वित्तीय सूचनाएं वगैरह वगैरह है उसको बाहर उजागर नहीं किया जा सकता, क्योंकि कानूनी अपराध माना जाता है। इसलिए जनसाधारण के लिए फर्म को वित्तीय स्थिति को जानना कठिन हो जाता है। इससे जनता का विश्वास भी कम हो जाता है। तो आइए साझेदार के प्रकारों के बारे में अपन बातें करेंगे कि साझेदार के कितने प्रकार होते हैं वो देखिए। साझेदारी फर्म में विभिन्न प्रकार के साझेदार हो सकते हैं, जिसकी अलग अलग भूमिकाएं और दायित्व होते हैं। इसके अधिकारों और उत्तरदायित्वों को भली भांति समझने के लिए इसके प्रकारों को समझना बहुत महत्वपूर्ण होगा और इसका वर्णन नीचे दिया गया है। नंबर 1, सक्रिय साझेदार। एक सक्रिय साझेदार वह है जो पूंजी लगाता है। फर्म के लेनदारों के प्रति उसका दायित्व जो है असीमित होता है। वह साझेदार अन्य साझेदारों की ओर से व्यवसाय संचालन में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। सुप्त अथवा निष्क्रिय साझेदार। जो साझेदार व्यवसाय के दिन प्रतिदिन के कार्यों में भाग नहीं लेते हैं उन्हें सुप्त साझेदार कहा जाता है। एक निष्क्रिय साझेदार फर्म में पूंजी लगाता है तो लाभ हानि को बांटता है। इसका असीमित दायित्व पाया जाता है। गुप्त साझेदार ये भी एक साझेदारी होता है जिसकी फर्म के संबंध को साधारण जनता नहीं जानती है और इस विशेषता को छोड़कर अन्य मामलों में वह अन्य साझेदार के समान होता है। वह पूंजी लगाता है, प्रबंध में भाग लेता है, लाभ हानि को बांटता है या वह लेनदारों के प्रति उसका दायित्व से असीमित होता है। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो गुप्त में पैसे लगाते हैं, निष्क्रिय जो है, और किसी को मालूम नहीं चलता, जनता को भी मालूम नहीं चलता, और फिर बाद में लाभ होता है तो बराबर बराबर बांट दिया जाता है। नाममात्र का साझेदार ये वह साझेदार है जिसे फर्म के नाम का प्रयोग करते हैं लेकिन वह कोई भी पूंजी नहीं लगाता। वह फर्म के प्रबंध के सक्रिय रूप से भाग नहीं लेता और नहीं लाभ हानि की भागीदारी होता है, लेकिन अन्य साझेदारों के समान है। फर्म के ऋणों के भुगतान के लिए तीसरे पक्ष को उत्तरदायी बनाया जाता है। ऋण के भुगतान के लिए तीसरे व्यक्ति को उत्तरदायी बनाया जाता है। और भी बंधन साझेदार। कोई भी व्यक्ति भी बंधन साझेदार तब तक माना जाता है वह अपनी पहल, आचरण अथवा व्यवहार से दूसरों को यह आभास होता है कि वह किसी फर्म का साझेदार है। ऐसे साझेदार फर्म के ऋणों के भुगतान के लिए उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि अन्य पक्षों की दृष्टि से वह साझेदार होते हैं, भले ही उसकी पूंजी नहीं लगाते और नहीं उसके फर्म में भाग लेते। तो उदाहरण के लिए सीमा की एक मित्र रानी जो कि एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, फर्म सिंप्लेक्स सोल्यूशन में साझेदार है। रानी सीमा के साथ मोहन सॉफ्टवेयर में व्यवसाय के सिलसिले में एक मीटिंग में भाग ले जाती है। एक सौदे को तय करने की कार्रवाई में सक्रिय रूप से वो भाग लेती है। रानी ऐसा आभास दिलाती है कि मानो है सिम्प्लेक्स सॉल्यूशन में एक साझेदार है। यदि इस बातचीत के आधार पर सिम्प्लेक्स को उधार की सुविधा दी जाती है तो रानी भी इस लेनदारी के भुगतान के लिए ठीक उसी प्रकार उत्तरदायी होगी मानो कि फर्म एक साझेदार हो, इसलिए उसको भी उत्तरदायी ठहराया जाता है। प्रतिनिधि साझेदार, होल्डिंग आउट, यह वह व्यक्ति होता है जो जानबूझ करके फर्म में अपने नाम का प्रयोग करने देता है अथवा अपने आप को इसका प्रतिनिधि मानने देता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी उस ऋण के लिए उत्तरदायी होगा जो उसके लिए प्रतिनिधित्व के कारण दिए गए हैं। यदि वह वास्तव में साझेदार नहीं है, इसका उत्तरदायित्व से मुक्त होना चाहता है, तो उसे तुरंत उसको नकारना होगा और अपनी स्थिति स्पष्ट कर यह बताना होगा कि साझेदार नहीं है। ये एक ऐसा नहीं करते तो इस प्रकार पर किसी भी
प्रकार की हानि के लिए तीसरे पक्ष की प्रति उत्तरदायी माना जाता है। तो इसमें देखिए साझेदारी के प्रकारों के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे कि साझेदारी के प्रकार कौन कौन से हैं, और इसमें सबसे पहले इसमें साझेदारी के 2 घटकों को वर्गीकृत किया जा चुका है। ये तो अवधि और देयता। तो अवधि के आधार पर साझेदारी 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें आपको बताया गया है कि ऐच्छिक साझेदारी और ये विशिष्ट साझेदारी। देयता के आधार पर साझेदारी 2 प्रकार की होती है, सीमित और असीमित। तो अवधि के आधार पर वर्गीकरण के बारे में बात करते हैं, ऐच्छिक और विशिष्ट साझेदारी किसे कहते हैं, तो उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। इस प्रकार की साझेदारी की रचना साझेदार की इच्छा से होती है और वह उस समय तक चलती है जब तक कि वह अलग होने का नोटिस नहीं दिया जाता। किसी भी साझेदार द्वारा नोटिस देने पर वह समाप्त हो जाता है। विशिष्ट साझेदारी की रचना यदि किसी विशिष्ट परियोजना के लिए भवन के निर्माण या कार्य या फिर एक निश्चित अवधि के लिए की जाती है तो इसे विशिष्ट साझेदारी के नाम से जाना जाता है। जिस उद्देश्य के लिए रचना की गई उसके पूरा होने पर अथवा अवधि की समाप्ति पर वह समाप्त हो जाती है। तो देयता के आधार वर्गीकरण है वो सामान्य साझेदारी। सामान्य साझेदारी में साझेदारों का दायित्व असीमित और संयुक्त होता है और साझेदारों को प्रबंधन में भाग लेने का अधिकार होता है। उसके कर्तव्य के कार्यों की साझेदारी सतह फर्म में आबद्ध हो जाते हैं। ऐसे फर्म का जो पंजीकरण जो है ऐच्छिक होता है और फर्म का अस्तित्व जो है सौदागरों की मृत्यु, पागला जो है साझेदार की मृत्यु या पागलपन और अवकाश ग्रहण करने से भी प्रभावित माना जाता है। तो इसलिए आपको जो पढ़ाया गया है आज वो उसमें जो बाधाएं कौन कौन सी हैं उनके बारे में चर्चा की है, और उसके बाद आज जो चर्चा की है कि साझेदारी के प्रकार जो सक्रिय, सक्रिय, निष्क्रिय, गुप्त, नामात्र या विडंबन साझेदार, इसके बारे में अपन चर्चा की है। प्रतिनिधि साझेदार, इसके बारे में भी आपको बताया गया है। इसके बाद आपको करवाया गया कि साझेदारी के प्रकार, तो इसमें अवधि के आधार पर ऐच्छिक और विशिष्ट, और एक देयता के आधार पर सीमित और असीमित बताया गया, और अवधि के आधार पर ऐच्छिक और साझेदारी विशिष्ट साझेदारी, इसके बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। विशेष साझेदारी की रचना यदि किसी विशिष्ट परियोजना जैसे किसी भवन के निर्माण या कार्य पर निश्चित अवधि की जाती है तो उसे विशेष साझेदारी के नाम से जाना जाता है, और उसके पूरा होने पर अवधि की समाप्ति पर वह समाप्त किया जा सकता है। तो विशिष्ट हो गया कि मांग करने के लिए एक निश्चित अवधि के लिए की जाती है साझेदारी। तो इसके बारे में बताया जा चुका है, ऐसी के बारे में बताया जा चुका है। अब है विधेयता के आधार पर तो है साझेदारी बढ़ोतरी जो है सामान्य साझेदारी में साझेदारों का दायित्व असीमित व संयुक्त होता है। तो साझेदार को प्रबंधन में भाग लेने का अधिकार होता है तथा उसके सूची से अन्य साझेदार या फर्म आबद्ध हो जाते हैं। ऐसी फर्म का पंजीकरण ऐच्छिक होता है। फर्म का अस्तित्व साझेदार की मृत्यु, पागलपन और अवकाश ग्रहण करने तक ही प्रभावित माना जाता है। तो देखिए आज का जो टॉपिक आपको जो करवाया गया है वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। साझेदारी के प्रकार में आपको बता दें कि अवधि के आधार पर 2 प्रकार के, देयता के आधार पर 2 प्रकार के हैं, उसके बारे में आपने चर्चा की गई है। और उससे पहले जो बाधाएं कौन कौन सी है उसके बारे में भी चर्चाएं आपके सामने की जा चुकी हैं कि इसकी बाधाएं कौन है, इसके बारे में चर्चा आपके सामने की है। और फिर भी आपको जो 11वीं क्लास के विद्यार्थी हैं वो विशेषकर ध्यान दें, किताब निकाल करके पढ़ाई करें। किताब में जो भी है सारे पॉइंट दे रखे हैं, मैंने हर पॉइंट को जो है किताब की जो पेज वाइज ही आपको समझा रहा हूँ ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या आपके सामने नहीं आए। तो विशेषकर विद्यार्थी ध्यान दें कि जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो किताब में से ही पढ़ाया जा रहा है ताकि आपके पास किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं हो और किताब में देख करके पढ़ सके। मैं वो वीडियो बना के भेज रहा हूँ, 2-2 पेज के वीडियो आपके सामने आ रहे हैं। फिर भी किसी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप मेरे से संपर्क कर सकते हैं। इसलिए ध्यान दें, पढ़ाई के प्रति जो है लापरवाह बरतने वाले विद्यार्थी हैं वो विशेषकर ध्यान दें। आप पढ़ाई में लापरवाही नहीं बरतें और पढ़ाई नियमित रूप से रखें क्योंकि आपकी निश्चित है आपकी एग्ज़ाम जो है टाइम पे लगेगी। इसलिए विशेषकर हर व्यक्ति को इसके बारे में सोच समझ कर ही कदम उठाना चाहिए। जो नहीं पढ़ रहे हैं 11वीं क्लास के बच्चे, जो 10वीं क्लास से पास हो गए 11वीं क्लास में बच्चे आए हैं, जिसने जो सब्जेक्ट जो भी फैकल्टी या जो भी वर्ग उन्होंने चुना है उस वर्ग में चुना है तो पढ़ाई भी स्टार्ट कर दे ताकि किसी प्रकार की कोई समस्या आपके सामने नहीं आए। तो विशेषकर ध्यान दें, बहुत ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। कोरोना काल के चक्कर से कई विद्यार्थी के पढ़ाई का लॉस हो गया
तो विशेष करके ध्यान रखें ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आए। आज की क्लास में इतना ही है, आगे वाली क्लास में आगे करवाएंगे। जब तक के लिए जय हिंद।